गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रबंध की विशेषताओं के बारे में और हमने उसकी 4 विशेषताएं पढ़ी थी। प्रबंध एक कला है, प्रबंध एक विज्ञान है, प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है एवं प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। आज हम उसके आगे की कुछ विशेषताएं और पढ़ेंगे, जैसे कि प्रबंध एक अदृश्य कौशल है। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि प्रबंध की जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया मानसिक प्रक्रिया है और मानसिक प्रक्रिया होने के कारण, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोई सी भी मानसिक प्रक्रिया यानी कि हम दिमाग में क्या सोच रहे हैं, क्या विचार चल रहे हैं, किस तरह की रीजनिंग हमारे दिमाग में चल रही है, ये किसी को नहीं दिखता है। ये सारी चीज़ें अदृश्य रहती है। इसलिए प्रबंध को अदृश्य कौशल कहा जाता है, क्योंकि प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है और मानसिक प्रक्रिया के दौरान ये कुशलता दिखती नहीं है। लेकिन इस कुशलता को देखा नहीं जा सकता, लेकिन महसूस किया जा सकता है, इसका एहसास किया जा सकता है। जैसे कि कोई भी कार्य सफल हुआ या नहीं हुआ। अगर कार्य सफल हुआ और कार्य की सफलता के साथ कार्य करने वाले सभी व्यक्ति भी प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं और लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है, इसका मतलब कि प्रबंधक का जो कार्य करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, वो एक कुशल प्रबंधक कहलाएगा। लेकिन अगर इसके विपरीत होता है, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है या फिर कुछ ऐसा होता है कि लक्ष्य की प्राप्ति कुछ हद तक ही होती है, पूरी तरह से लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में ये कहा जाता है कि प्रबंधक अकुशल था। तो इस आधार पर ये कहा जाता है कि यह एक अदृश्य प्रक्रिया है। कई बार ऐसा होता है कि परिवार के सदस्यों की योग्यता, कुशलता, निपुणता, विवेक, ज्ञान, मानवोचित व्यवहार एवं सूझबूझ, ये सब मिलकर के जब लक्ष्यों की प्राप्ति के ओर अग्रसर होती है, तब व्यक्ति को लक्ष्यों की प्राप्ति होती है या परिवार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। लेकिन इस स्थिति में हम इसको देख नहीं पा रहे हैं, हम रुचि, कुशलता, योग्यता किसी को भी देख नहीं पा रहे हैं, हम सिर्फ उस चीज को समझ पा रहे हैं और उसके लक्ष्यों की प्राप्ति और उसके रिजल्ट, परिणाम को हम देख पा रहे हैं। उस परिणाम को देख करके हमें पता लगता है कि हाँ, प्रबंधन कुशल था, अच्छा प्रबंधन था और जिसने प्रबंध किया वो बहुत अच्छा प्रबंध किया। व्यवहार में यह देखा जाता है कि बुरे एवं अकुशल प्रबंधक को जानकारी जनता एवं कर्मचारियों की अति शीघ्रता से मिल जाती है, जबकि सफल प्रबंधन की जानकारी काफी देर से मिलती है। कई बार क्या होता है, एक अच्छा प्रबंधक, एक सफल प्रबंधक धीरे धीरे अपने व्यक्तियों को समझते हुए, अपने व्यक्तियों के अंदर की कुशलताओं को समझते हुए, या अगर हम कहें फैमिली की बात हो रही है तो परिवार के सदस्यों की रुचियों, कुशलताओं को जान करके उनके अकॉर्डिंग व्यवहार करता है और तब जाकर के प्रबंध करता है। इससे क्या होता है कि जो भी व्यक्ति उस कार्य में सम्मिलित हुए हैं, उन सभी के कार्य में सम्मेलन हो जाने से, सभी का कार्य में सम्मिलित रूप होने से कार्य के सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। भले ही वो कार्य थोड़ा सा डिले होकर के हो, लेकिन उसकी सफलता के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। तो ये अभी हमने बात की कि प्रबंध एक अदृश्य कौशल है। इसकी अगली विशेषता है कि प्रबंध का एक पृथक अपना अस्तित्व है। ये हमने बात की थी कि वास्तव में जो प्रबंध जो है ये अपने आप में एक भिन्नता लिए हुए होता है और लोगों के द्वारा और उनके साथ मिलकर कार्य करने की कला है। प्रबंध क्या है? प्रबंध एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति सारे साधनों के साथ मैनेज नहीं कर पाता है, ना ही एक व्यक्ति सारे साधनों से संपन्न होता है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए प्रबंधन का कार्य अगर होता है तो यह एक मिलाजुला कार्य होता है, सभी लोगों का मिलाजुला काम होता है, जिससे कि प्रबंधन अपना अच्छे से हो पाता है, प्रबंधक अच्छे से कार्य कर पाता है। वास्तव में लोगों के द्वारा मिलकर और लोगों से कार्य करवाने की कला को ही प्रबंधक कहा जाता है। क्योंकि जैसे कि हम एक बात करें, कोई भी एक संस्था होती है तो संस्था में एक संस्था प्रधान होते हैं और संस्था प्रधान के अंडर में कुछ लोग, फिर उनके अंडर में कुछ लोग, इस तरह से एक हायरार्की बनती है और उस हायरार्की के अकॉर्डिंग काम होता है। लेकिन संस्था प्रधान के ऊपर निर्भर करता है कि सदस्यों से कार्य किस तरह लेना है, कैसे उनसे काम करवाना है। एक प्रधान को ये भी पता होना चाहिए कि मेरे सदस्यों के अंदर क्या क्या योग्यता है, किस किस प्रकार की क्वालिटी वो अपने अंदर रखते हैं, जिसका कि उपयोग साधन के रूप में किया जा सकता है और लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हमने कहा कि ये जैसे कहने में आसान लग रहा है कि ये एक सबसे काम करवाने की कला है,
प्रबंध। कहने में ये जितना आसान और सरल है, वास्तव में यह उतना आसान और सरल नहीं होता है। कई बार सभी व्यक्तियों के अंदर के गुणों को जानना, उनकी योग्यताओं को पहचानना और योग्यताओं को पहचानने के बाद उनसे कार्य करवाना आसान नहीं होता है। ये बहुत ही मुश्किल कार्य भी होता है। इसके लिए बहुत सारे अनुभव के, गुण की, ज्ञान की और चातुर्यता की आवश्यकता होती है। कौशल, वाक्पटुता, चातुर्य, व्यवहारिक ज्ञान और सूझबूझ, ये सभी मिलकर के किसी एक प्रबंधक को कुशल प्रबंधक और एक अच्छा प्रबंधक बना सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध अपना एक पृथक अस्तित्व रखता है, उसकी अपनी एक अलग पहचान है। अगली विशेषता है कि प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया से तात्पर्य ये हुआ कि यह प्रक्रिया विश्वव्यापी प्रक्रिया है। जैसे कि मैंने आपको पिछले भी अपने व्याख्यान में बताया था कि एक छोटे से छोटा व्यक्ति से लेकर के एक बड़े से बड़ा व्यक्ति, सभी लोग प्रबंध करते हैं। बिना प्रबंध के लक्ष्यों को प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास साधन है सीमित और आवश्यकता है असीमित। बहुत सारी आवश्यकताओं में हमें कुछ आवश्यकताओं को जो प्राथमिकता रखती हैं उन्हें चुनना होता है, और उनके लिए भी जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। हम ये कहें, सीमित साधनों में असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, और हर व्यक्ति को यही काम करना होता है और हर व्यक्ति करता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कुंस एवं प्रोफेसर डोनेल ने कहा है कि प्रबंध के कार्य सभी संगठनों में लागू होते हैं, चाहे वे किसी भी प्रकृति के हों, कैसा भी संगठन हो, चाहे वो देश के लिए काम कर रहा है, राज्य के लिए, समाज के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने घर के लिए या स्वयं के लिए। मतलब एक व्यक्ति से लेकर के, अगर हम बात करें एक सामान्य व्यक्ति से लेकर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो कि देश को चला रहे हैं, सभी व्यक्तियों को प्रबंध करना होता है। और सभी को पता है कि उनके पास कितने साधन इस कार्य को करने के लिए हैं, उपस्थित हैं। किसी प्रबंध के कार्य संगठन के सभी स्तरों पर लागू होते हैं, चाहे वो संचालक हो, विभागाध्यक्ष हो, बहुत ही ऊंचे पद पर कार्य करने वाला हो, और सभी अपनी अपनी अलग अलग तरह से अपने अपने भूमिका के अनुसार प्रबंध का कार्य करते हैं और प्रबंध की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। लेकिन इन सभी कार्यों में ज्ञान, कौशल, चतुरता इत्यादि की आवश्यकता होती है। ये चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी भी हस्तांतरित होती है। कई बार हम अनुभव से और देख करके सीखते हैं, लेकिन ये चीजें सीख करके भी इसको बहुत अच्छे तरीके से अपनाया जा सकता है। अगली विशेषता है प्रबंध की कि प्रबंध एक सामूहिक प्रयास है। जैसा कि नाम से ही मैंने आपको बताया था कि अगर परिवार का मुखिया कुछ सोचता है तो मुखिया के सिर्फ सोच लेने से या कुछ निर्णय लेने से कार्य स्वतः हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर के उस कार्य में अपना योगदान देना होता है, सभी को मिलजुल कर अपना कार्य करना होता है। उसी को हम कहेंगे कि यह एक सामूहिक प्रयास है। एक अकेले व्यक्ति के लिए प्रबंध संभव नहीं होता है। प्रबंध क्योंकि व्यक्तिगत प्रभाव नहीं है, यह एक सामूहिक प्रयास है। और इसमें क्या जरूरी है? टीम भावना का होना ज्यादा जरूरी। टीम भावना अर्थात जितने लोग किसी एक पर्टिकुलर कार्य से या पर्टिकुलर लक्ष्य के लिए मिलकर के कार्य कर रहे हैं, उन सब में आपस में एक स्वस्थ भावना और आपस में मेलजोल रखने की भावना, टीम भावना का होना आवश्यक हो जाता है। जो व्यक्ति दूसरों से अपना कार्य करवा लेता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ही था कि जो दूसरों से अपना कार्य चातुर्यता के साथ करवा लेता है, चातुर्यता का मतलब होता है सामने वाले को बिना तकलीफ दिए उसकी पूर्ण कुशलता एवं योग्यता का उपयोग करें, उसको भी सेटिस्फेक्शन हो और हमें भी लक्ष्य प्राप्ति का संतुष्टि हो। जो इस तरह से कार्य करता है वह कुशल प्रबंधक कहलाता है। और वांछित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए औपचारिक एवं संगठित होकर के कार्य करना अनिवार्य होता है। क्योंकि कोई भी गृहिणी, अब हम परिवार की अगर बात करते हैं तो कोई भी गृहिणी अकेले अपने सारे कार्य नहीं कर सकती है। परिवार के सदस्यों की सहायता होनी बहुत अधिक जरूरी है, कार्य वरना असंभव होता है।
और जिसमें परिवार के सामूहिक प्रयास होते हैं, परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर मन से, अपने मन से उस कार्य में जुड़ते हैं और सम्मिलित होकर के कार्य करते हैं, परिणाम भी बहुत अच्छा होता है, लक्ष्य की प्राप्ति भी समय पर हो जाती है और सभी सदस्यों की खुशी, प्रसन्नता और संतुष्टि भी इसमें जुड़ी हुई होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध एक व्यक्तिगत प्रयास नहीं होकर के एक सामूहिक प्रयास है। प्रबंध की आवश्यकता सभी स्तरों पर होती है। सभी स्तरों से यहाँ पर तात्पर्य हमारा परिवार से है। परिवार के 3 चक्र होते हैं जिसे हम पारिवारिक जीवन चक्र कहते हैं। और ये 3 चक्र जैसे कि प्रारंभिक अवस्था, दूसरा होता है इसकी विस्तारित अवस्था और तीसरी होती है संकुचित अवस्था। पहली प्रारंभिक अवस्था, जबकि परिवार प्रारंभ होता है, जबकि 2 व्यक्तियों का विवाह होता है उसके साथ परिवार प्रारंभ होता है। तो ये पहली पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था कहलाती है जिसे हम कहते हैं प्रारंभिक अवस्था। पारिवारिक जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था होती है विस्तारित अवस्था। विस्तारित अवस्था अर्थात नाम से ही समझ में आ रहा है, परिवार का क्या होता है, विस्तार होता है, अर्थात परिवार में बच्चों का आगमन होता है। और ये अवस्था बच्चों के आगमन से लेकर के बच्चों के बड़े होने तक और जब तक कि बच्चे अपने कार्य को प्राप्त कर लेते हैं, शादी हो जाती है, जॉब लग जाती है, तब तक ये अवस्था चलती है। और अंत में जो तीसरी अवस्था आती है वो अवस्था होती है संकुचित अवस्था। संकुचित अर्थात परिवार जिन 2 सदस्यों से प्रारंभ हुआ था, अंत में परिवार में पुनः वही 2 सदस्य रह जाते हैं। हम बात कर रहे हैं कि प्रबंध की आवश्यकता सभी स्तरों पर होती है, अर्थात पारिवारिक जीवन चक्र के प्रत्येक स्तर पर प्रबंध की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब 2 जने नया परिवार प्रारंभ करते हैं तब उन्हें बहुत प्रबंध करना पड़ता है, समय का, ऊर्जा का और अन्य साधनों का। जब परिवार विस्तृत होता है, परिवार के सदस्य बढ़ते हैं, सदस्यों की आवश्यकताएं बढ़ती है, उनका स्कूल, उनका कॉलेज, उनकी अपनी आवश्यकताएं जैसे जैसे बढ़ती है, उनकी शादी, सब कुछ, तो परिवार की आवश्यकताएं और प्रबंध की आवश्यकता अलग तरीके से और अलग रूप से परिवार के सामने उपस्थित होती है। तीसरी अवस्था विस्तारित अवस्था, जिसमें कि संकुचित अवस्था, जिसमें कि फिर से 2 जने रह जाते हैं। तो जब ये 2 जने रह जाते हैं और अपने परिवार का कार्य करते हैं तो उस कार्य के दौरान, उस प्रबंध के दौरान अब ये उन पर निर्भर करता है कि जीवन भर उन्होंने कैसा, कितना काम किया है, कितना अर्न किया है। क्योंकि प्रबंध की कई सारी क्रियाएं जो होती है वो धन से संबंधित होती है। क्यों? क्योंकि धन से ही साधन आते हैं और व्यक्तियों को प्रबंध ही साधनों का करना पड़ता है। इसलिए उस समय व्यक्ति के पास कितना धन है, समय तो बहुत होता है क्योंकि रिटायरमेंट की एज आ जाती है, समय तो होता है लेकिन शक्ति नहीं होती है, जो कि प्रारंभिक अवस्था और विस्तारित अवस्था में होती है। वो शक्ति इस अवस्था में नहीं होती है और नहीं होने के कारण उन्हें प्रबंध करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि किस तरह से सिर्फ अब अपने परिवार को नहीं चलाना है, स्वयं को चलाते हुए, स्वयं को स्वस्थ रखते हुए जितना जीवन काल है उसको बहुत अच्छे से, सुचारू रूप से, सुखद तरीके से जीना होता है। तो प्रबंध परिवार के सभी स्तरों पर आवश्यक होता है। प्रबंध की अगली विशेषता है कि प्रबंध एक पेशा है। पेशे से तात्पर्य यहाँ पर हम उस बात से लगा सकते हैं कि पेशा किस सेंस में है। पेशा ये उस सेंस में है कि प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो कि, जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की थी कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी तब आती है जबकि व्यक्ति किसी को देख करके उसके अनुभव से सीखता है। प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो कि हेरिडिटरी आपके अंदर आती है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रबंध एक ऐसी चीज है जिसे कि सीखा जा सकता है, सिखाया जा सकता है और इसीलिए आप प्रबंध सीख रहे हैं। तो प्रबंध की प्रक्रिया को सीखा भी जा सकता है, सिखाया भी जा सकता है। प्रबंध के कई सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि प्रबंध करना सिखाते हैं और आप देखेंगे बड़ी बड़ी संस्थाओं में इसके लिए प्रबंधक को रखा जाता है कि संस्थाओं को चलाया कैसे जाए, आगे कैसे बढ़ाया जाए, सदस्यों की आवश्यकताओं के साथ साथ किस तरह से संस्था के हित में वो सभी कार्य करें, उसको किया जाए, सदस्य भी खुश रहें, संस्था भी प्रगति पर रहे, लक्ष्यों की प्राप्ति भी होती रहे। तो प्रबंध एक पेशा है, सीखा जा सकता है, सिखाया जा सकता है और एज ए मैनेजर, आपने सुना होगा मैनेजर जिसे हम हिंदी में प्रबंधक कहते हैं, तो मैनेजर आपको हर कंपनी में, हर जगह देखने को मिलेंगे जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने का काम करते हैं। तो यह एक पेशा है।
अंतिम विशेषता है प्रबंध की, प्रबंध पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति है। पूर्व निर्धारित लक्ष्य से क्या मतलब है? हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि एक लक्ष्य पूरा नहीं होता है, दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरा पूरा नहीं होता है, तीसरा खड़ा हो जाता है। यानी कि लक्ष्य का निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। लक्ष्य और आवश्यकताएं क्योंकि निरंतर हमारे सामने खड़ी होती है, तो हमें निरंतर प्रबंध करना होता है। तो ये हमने पढ़ी थी प्रबंध की विशेषताएं।